बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी ही है। स्टूडेंट्स आप लोगों से आज ऐसे राइटिंग के हवाले से बात करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहां तक हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ताल्लुक है, सीएसएस पीएमएस, उसमें तो ये इस पे पीएमएस या कोई भी मतलब किसी भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, उसमें ऐसे राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ऐसे राइटिंग कुछ मामलों की, कुछ हवालों की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है। नंबर वन, कि ऐसे राइटिंग में रेट ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेट ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में पहले से ही इसका खौफ बैठ जाता है। और मतलब एक तो ऐसे राइटिंग मुश्किल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है। दूसरा, फिर ये जो खौफ बैठ जाता है, ये और मसला खराब हो जाता है, और इस खौफ की वजह से फिर स्टूडेंट जो है वो समटाइम वैसे ही हथियार फेंक जाते हैं कि जी हमसे तो ये होगा नहीं। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसे राइटिंग, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक सेट पैटर्न अपने माइंड में डेवलप कर लें, तो ऐसे राइटिंग कोई बड़ा मसला है ही नहीं। असल चीज ये है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाने की बजाय हम समझते हैं कि यकदम हम बहुत सारी चीजों को टेक ऑन कर लें, और उन यकदम बहुत सारी चीजों को टेक ऑन करने से क्या होता है कि चीजें आपस में ऐसी मिक्स होती हैं, हमारे दिमाग में ऐसी खिचड़ी बनती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन में इससे पहले शॉर्ट एस्से के हवाले से बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि शॉर्ट एस्से क्या होता है। एक आम जो 7-8 पैराग्राफ्स का एस्से या 10 पैराग्राफ्स तक का जो एस्से है, 1000 वर्ड्स, 900 या 1000 वर्ड से प्लस माइनस जो वर्ड्स का एस्से है, वो हम उसी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं अपने लॉन्ग एस्से की तरफ, जो कि मोर देन 2000 वर्ड्स का एस्से होता है, जो सीएसएस में, पीएमएस में एक कंप्लीट एस्से के तौर पर, कंप्लीट पेपर के तौर पर हमारे सामने आता है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में, बेशक वो हमारे फेडरल प्रोसेस कमीशन हो या प्रोविंशियल लेवल के कमीशंस हो, हर जगह पे ऐसे राइटिंग तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो आपका जो ऐसे का पेपर है, उसकी वर्ड लिमिट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे लिखने का जो ओवरऑल पैटर्न है वो कभी चेंज नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इस पैटर्न को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेंगे, तो एक चीज आपके लिए कंफर्म है कि आपका ऐसे राइटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि हमें क्या स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो हम आज का ऐसे डिस्कस करने लगे हैं, ये एक समझ लें कि एक बिल्कुल बेसिक गाइडलाइन है लॉन्ग ऐसे के लिए, जो कि मोर देन 1000 वर्ड्स के ऐसेज होते हैं, जो आपके कोई 12 पैराग्राफ्स या उससे ऊपर तक जाते हैं, ये उनके लिए है। तो इसके लिए सबसे पहला देखें, इसमें ना एक 2 स्टेप अप्रोच है। वो 2 स्टेप अप्रोच क्या है? पहला स्टेप कि ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना, वो बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पहला स्टेप है। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि फिर जब बेसिक स्ट्रक्चर को समझ के आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दें, तो फिर अप्लाई करने के बाद फिर अपनी ग्रामर और वोकेबलरी की तरफ फोकस करना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। फिर अच्छी वोकेबलरी लेके आना, अच्छी ग्रामर लेके आना, ग्रामर की मिस्टेक्स को रिमूव करना, वो सारी बातें फिर बाद की होती हैं, वो सेकंड स्टेप होता है। दूसरे लफ्जों में, ऐसे का मेन स्ट्रक्चर समझना पहला स्टेप है, और उसके बाद फिर ऐसे की इम्प्रूवमेंट, मतलब समझने का मतलब अप्लाई करना, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ के उसको अप्लाई करना। बेशक ग्रामर वोकेबलरी की जितनी मर्जी मिस्टेक्स होती रही, कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप आपका बनता है ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना, और दूसरा स्टेप है फिर उसमें एक्यूरेसी लाना। ठीक है, एक्यूरेसी लाना, स्टाइल डेवलप करना, फर्दर इंप्रूवमेंट करना, वो सारा कुछ आपकी ग्रामर और वोकेबलरी की एक्टिविटी से पॉसिबल होता है। ठीक हो गया? तो इसलिए हम चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो आज जो हमारा
ये वाला लेक्चर है, ये ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए है। और इसके लिए आपके सामने एक छोटा सा आउटलाइन हम लेके आते हैं। व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। ये हमारा एक बेसिक लेक्चर है, फिर टाइप्स के ऊपर अलग अलग से डिफरेंट लेक्चर्स आएंगे। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे होता क्या है। देखिए, ऐसे जो है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी एरिया पे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, इसको हम कहते हैं ऐसे। दूसरे लफ्जों में कि हम एक बुक लिखते हैं बहुत लंबी चौड़ी, एक थीसिस लिखते हैं, लेकिन उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो वो ऐसे बन जाता है। और ऐसे शॉर्ट होना जो है वो भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत शॉर्ट होगा, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम की वर्ड लिमिट क्या है। कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट जस्ट 400-500 होती है, वो 20-25 मार्क्स का एसेस होते हैं। जिसमें जुडिशरी के डिफरेंट एग्जाम्स आ जाते हैं, जिसमें कस्टम्स के, जिसमें एफआईए के, जिसमें तहसीलदार के, इस तरह करके डिफरेंट एग्जाम्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं लॉन्ग एसेस की तरफ जाना है, तो जाहिर है कि वो भी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ही कहलाएगा। क्योंकि सर्टन मैटर पे, मतलब जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, बहुत सारे वाइड टॉपिक्स होते हैं, हम तो बहुत कुछ उस पर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये शॉर्ट इसलिए इसको कहना पड़ता है क्योंकि हमें वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही रहना होता है। हम अपनी मर्जी से जितना चाहें इसको फैला नहीं सकते। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एसे के एडिशनल मीनिंग क्या है। एसे का बेसिक मीनिंग आपको बताएं, शायद आपको ये पहली दफा पता चल रहा हो कि एसे का बेसिक मीनिंग होता है अटेम्प्ट, कोशिश करना। ये ये वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, ये नाउन के तौर पर भी यूज होता है। जरा देखिए नीचे, वर्ब के तौर पर The procedure was first essayed in 1945। यहाँ पे essay का वर्ड वर्ब के तौर पर आया है। It was a misjudged essay in in job preservation। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे का मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट है, कोशिश है। ठीक है, जॉब प्रिजर्वेशन के लिए ये मिसजज्ड कोशिश थी, ये नाउन के तौर पर यहाँ पे ऐसे का वर्ड आया है। तो याद रखें कि जो हम एक टर्मिनोलॉजी में लाके ऐसे को डिस्कस करते हैं, वो तो यही ऊपर वाला है कि पीस ऑफ राइटिंग होता है। लेकिन जो वेरी बेसिक मीनिंग है ऐसे का, वो ये है कि कोशिश करना। अब किसी चीज पे कोशिश करना, ये ऐसे है। ठीक है, लेकिन वो कोशिश अगर रिटन फॉर्म में होगी तो वो उस डेफिनेशन में आ जाएगी जो कि हम नॉर्मली समझते हैं। अच्छा, ऐसे की ना मेनली थ्री टाइप्स हैं: एक्सपोजिटरी ऐसे, आर्गुमेंटेटिव या ओपिनियन ऐसे, और प्रोवर्बियल या लिटरेरी या फिलोसॉफिकल ऐसे। तो एक्सपोजिटरी ऐसे क्या है। देखिए, एक्सपोजिटरी ऐसे का वर्ड निकला है एक्सपोज से। एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सपोजेस सम फैक्ट्स और द सिचुएशन। एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे होता है जो कुछ फैक्ट्स और किसी सिचुएशन को एक्सपोज करता है, जो हमारे सामने लाता है, जो इसको फोकस करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगर देखते हैं इससे आगे टाइप्स, तो इस ऐसे की एक्सपोजिटरी की आगे फर्दर टाइप्स, मतलब 8 टाइप्स हैं इसकी: डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, एग्जाम्प्लिफिकेशन ऐसे, प्रोसेस ऐसे, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे, डिस्कर्सिव ऐसे, डेफिनेशन ऐसे, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन ऐसे। ये हम एकेडमिक लेवल पे एक्सपोजिटरी ऐसे को इस डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारा मेन टारगेट जो है वो ऐसे राइटिंग की थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हम इसकी थ्योरी जो है बस उतनी की पढ़ेंगे जितनी बहुत जरूरी है हमारे ऐसे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप्स की फर्दर डेफिनेशंस में जाना हमारा पर्पस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सीएसएस पीएमएस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एसेस होते हैं, उनको हम किसी एक छोट एक्सपोजिटरी की आगे फर्दर किसी एक टाइप के अंदर ले जाके उसको हम
कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिर बहुत ही लिमिटेड अप्रोच के साथ हो जाता है और हमारा ऐसे का पर्पस ही फुलफिल नहीं होता। इस वजह से एक्सपोजिटरी ऐसे में हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन जहां जहां जो जो जरूरत पड़ती है वो हम उसको यूज करते हैं। इसकी कैसी टेक्निक्स आएंगी, क्या होगा, ये एक्सपोजिटरी ऐसे के ऊपर जब हम डिटेल में एक लेक्चर करेंगे तो उसमें ये सारी बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ, इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम ही डिफरेंट होंगे। जो डिफरेंट टाइप के एरियाज की सारी डिस्कशन और ऐसे की डिफरेंट टाइप्स है, वो सारी इन्हीं एट के अंदर एक्सपोजिटरी के टॉपिक को कवर कर लेती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से मतलब अब एग्जाम्पलिफिकेशन ऐसे है। एग्जाम्पलिफिकेशन ऐसे है तो उसका किसी ने इसको एग्जाम्पल ऐसे का नाम दिया हुआ है, ठीक है। किसी और लिंग्विस्ट ने इसको कैटेगराइजेशन ऐसे कहा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये आगे क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन है, इसको भी कैटेगराइजेशन ऐसे कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ना, मतलब समझ लें कि इसके अदर नेम्स भी हैं। अब जैसे डिस्कर्सिव ऐसे है, इसको डबल एज ऐसे भी कह दिया जाता है, ठीक है। टू साइडेड ऐसे भी कह दिया जाता है। मतलब क्या है कि असल ये टाइप्स अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट अब अभी नहीं ले रहे। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे होता है जो कि कुछ फैक्ट्स को एक्सपोज करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे रुक के ना मैं आपको बल्कि एक दफा थोड़ा सा बैक ले जाके इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ कि टाइप्स ऑफ ऐसे में ये जो मेन टाइप्स हमने तीन बनाई हैं, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और प्रोवर्बियल। तो इसके अदर नेम्स भी हैं। आर्गुमेंटेटिव का ओपिनियन है, प्रोवर्बियल का लिटरेरी भी कहा जा सकता है, फिलोसॉफिकल भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। असल बात क्या है, देखिए मैंने सिर्फ एक टाइप लिखी है आर्गुमेंटेटिव, लेकिन ये याद रखें कि सीएसएस का, पीएमएस का हर ऐसे आर्गुमेंटेटिव ही होता है। हर ऐसे आर्गुमेंटेटिव ही होता है, ये बड़ी बात जहन में रखने वाली है। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हम एक अपना थीसिस बनाते हैं, एक अपनी सोच बनाते हैं, और फिर कंक्लूजन में जाके हम उसको उस बात को प्रूव करते हैं। अपनी ऊपर वाली डिस्कशन की बेस पे एंड पे कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं। और जब हम कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आर्गुमेंटेटिव तो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों टाइप्स जो हैं वो असल में आर्गुमेंटेटिव ही होती हैं। लेकिन फिर मैंने इसमें डिफरेंस क्यों किया? इसमें डिफरेंस मैंने दो वजहों से किया है। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस। नंबर वन कि एक्सपोजिटरी सॉरी नंबर वन कि मेनली तो सारे एसेस जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव ही होते हैं। कोई कुछ कम आर्गुमेंटेटिव होता है, कोई कुछ ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसे कि जो टोटल बेस ही हमारे आर्गुमेंट पे करता है और उसके ऊपर ऐसे को जिस भी तरफ चाहें हम मोल्ड करके लेके जा सकते हैं, ट्रूली वही ऐसे आर्गुमेंटेटिव है, जो ये सेकंड टाइप है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें कुछ वेल नोन चीजें होती हैं, उनको हमें एक्सपोज करके कोई एंड पे जाके एक छोटे से लेवल पे अपनी आर्गुमेंटेशन करनी होती है। वो वेल नोन फैक्ट्स तो हमें एक्सपोज करने ही होते हैं। वो एजुकेशन के बारे में हो सकते हैं, वो इकोनॉमी के बारे में हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हो सकते हैं, ठीक है। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो सकते हैं। वो वेल नोन एस्पेक्ट्स होते हैं, वो तो हमें एक्सपोज करने ही होते हैं। हमें ये बताना ही होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के बारे में है तो ये बताना ही होता है कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो हमारे सामने है कि वो प्रॉब्लम है। अगर क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आता है तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है, वो एक्सपोजिटरी ऐसे है। वो एक्सपोजिटरी ऐसे है। एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब क्या है कि उसमें फैक्ट्स को एक्सपोज किया जाता है, उसमें बातें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। मतलब जो बताई जो जो बातें
हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स की फॉर्म में जो डेटा मौजूद होता है, हम उसको अपनी सोच के मुताबिक, अपने एसे की तरतीब के मुताबिक बताते हैं। हम उसमें अपनी आर्गुमेंटेशन नहीं कर रहे। हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि सामने पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। ठीक है, वेदर पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं कंट्रीज के, तो ये सारा कुछ एक्सपोजिटरी है। लेकिन एंड पे जाके, कंक्लूजन में जाके, आपको कुछ ना कुछ ऐसी ओपिनियन लेनी पड़ती है कि जिससे हल्की सी आर्गुमेंटेशन इसमें भी आ जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात, प्रोवर्बियल पे आ जाए तो प्रोवर्बियल भी किसी भी प्रोवर्ब को, किसी भी वेल नोन फैक्ट को, किसी भी फिलोसॉफिकल आइडिया को, लिटरेरी आइडिया को एक्सप्लेन करना और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करना, ये भी, ये फिलोसॉफिकल ऐसे होता है या प्रोवर्बियल ऐसे होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक्सपोजिटरी ही के मेथड से हम करते हैं, बट आर्गुमेंटेशन इसमें भी हल्की फुल्की एंड पे आ जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब सारे ही आर्गुमेंटेटिव हैं तो मैंने क्यों इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया और थ्री टाइप्स बनाई। पहली बात तो ये कि जो बिल्कुल ही आर्गुमेंटेटिव है वो आर्गुमेंटेटिव है, जो ज्यादा प्रीडोमिनेंटली जो एक्सपोजिटरी है वो एक्सपोजिटरी में आएगा, और जो प्रीडोमिनेंटली प्रोवर्बियल है, जो किसी प्रोवर्ब पे बेस करता है, वो थर्ड टाइप में आएगा। और दूसरी रीजन कि मैंने इसको क्यों थ्री टाइप्स में डिवाइड किया वो ये है कि इन तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके हमें इसका आउटलाइन बनाना और ऐसे को प्लान करना आसान हो जाएगा। जो मेनली एक्सपोजिटरी ऐसे होगा उसका आउटलाइन और तरह से बनेगा, जो मेनली आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका आउटलाइन और तरह से बनेगा, और प्रोवर्बियल का आउटलाइन और तरह से। ठीक है, सो इस तरह से ये दो रीजंस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, और ये बात मैं आपको एक्सपोजिटरी वाली बात तो पहले बता चुका हूं। अब आते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ। आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे है वो आप को, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी सी बात बताई भी इस हवाले से, कि जो ऐसे आपके रीडर को कन्विंस करता है एक रीजनड और लॉजिकल वे में किसी बात पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब वो मिथ है या नहीं है, जो आप प्रूव करना चाहेंगे वो कर देंगे। ठीक है, जो भी बात आप प्रूव करना चाहेंगे वो आप प्रूव कर देंगे। ये है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, यानी कि आप पूरा एक आर्गुमेंट बनाएंगे, एक पूरा आर्गुमेंट बनाएंगे, और फिर उस आर्गुमेंट की बेस पे अपनी बात करेंगे। ठीक है, और आप अपनी बात को प्रूव करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट आपके कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया दे, लेकिन उसका ऐसे भी ठीक हो और आपका भी ठीक हो, क्योंकि इसमें आपने अपने ही बनाए हुए ओपिनियन को और आर्गुमेंट को आपने प्रूव करना होता है। ठीक है, आपको कई दफा बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती इसके लिए। हाँ, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सिर्फ आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए होता है। इसी तरह से प्रोवर्बियल ऐसे है। प्रोवर्बियल ऐसे होता है कि किसी वेल नोन आइडिया को ये एक्सप्लेन करता है और फिर उसको रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू रीइंफोर्स करता है, उसको बताता है। ठीक है, मसलन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब प्रोवर्ब है। ऐसे ही अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन ऑल अदर्स लेफ्ट, या व्हेन ऑल अदर्स लीव। ठीक है, ये, अब इसमें देखें, मतलब आपको कुछ प्रूव नहीं करना इसमें। जो बात है बस उसको, पहली बात है समझना, समझना, और समझ के फिर उसके बाद उसको आपने अपने रीडर को समझाना है। और उस समझाने के दौरान में आपको कहीं छोटी छोटी सी आर्गुमेंटेशन करके उसको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज प्रोवर्बियल ऐसे जो है वो भी मेन उसका पार्ट जो है वो एक्सपोजिटरी ही कहा जा सकता है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे आपके सामने ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया बन जाए। फॉर एग्जांपल ये कैसे है, ये सारे जो एसेज आए हुए हैं ये अब ये पास पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि मतलब मैंने वो एसेज लिए ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव या प्रोवर्बियल, ये आपने बताना है।
Online learning is not only convenient but often more effective than traditional classroom instruction. तो इसमें देखिए कुछ की वर्ड्स आ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग मेन वर्ड है, फिर उसके बाद कन्वीनियंट और इफेक्टिव उसके आगे फर्दर, ये भी कीवर्ड्स तो हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग मेन आइडिया है और कन्वीनियंट इफेक्टिव वगैरह ये उसके थीम्स हैं। फिर इसलिए क्या हुआ, ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, ये क्या है, ये प्रोवर्बियल ऐसे है, ये है ही प्रोवर्ब। ठीक है, ये प्रोवर्बियल ऐसे है। आगे चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, ये एक्सपोजिटरी है, क्योंकि मेनली इसमें आपने फैक्ट्स को एक्सपोज ही करना है, बताना है। और क्योंकि ये जो ऐसी चीज है कि जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये ऐसा है, बस आपने अप्रूव करना है कि ये कैसे है। बोथ पेरेंट्स शुड अस्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड, तो दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों की ड्यूटी होती है चाइल्ड को रेज करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए। इसमें किसी किस्म की कोई वो दूसरी बात नहीं है, क्योंकि मदर की अपनी अपनी डोमेन है बच्चे की परवरिश करने में, फादर की अपनी डोमेन है, तो दोनों मिलके उसको रेज करते हैं, बच्चे को लुक आफ्टर करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तो जाहिर है ये एक्सपोजिटरी है, इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। फिर उसके बाद पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये भी एक्सपोजिटरी है कि कोई लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आज से अगर 10 साल पहले ये ऐसे होता तो शायद इसको हम आर्गुमेंटेटिव कहते हैं, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट लोग हो गए हैं कि ये एक वेल नोन फैक्ट बन गया है, ये ओपिनियन से आगे चल के अब ये फैक्ट बन गया है। तो जब फैक्ट बताना है तो फिर ये एक्सपोजिटरी है। द फूल स्पीक्स एंड द वॉइस लिसन्स, प्रोवर्बियल है। ठीक है, ये जी बेवकूफ बस बोले ही जाता है और अक्लमंद बंदा सिर्फ सुनता है और वक्त आने पे बोलता है, प्रोवर्बियल ऐसे है। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, ये क्या है, ये प्रोवर्बियल ऐसे, प्रोवर्ब को शो करता है। और इसमें जाहिर है कि हम इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, यस इट इज आल्सो प्रोवर्बियल, क्योंकि किसी भी दूसरे बंदे को कन्विंस करना लॉजिक के थ्रू होता है, रीजनिंग के थ्रू होता है, लेकिन एक बंदा जब दलाइल खत्म होते हैं तो फिर वो तशद्दुद पे उतरता है, और ये बात तो वेल नोन फैक्ट है, और ये प्रोवर्ब भी है, तो इसलिए फिर ये प्रोवर्बियल है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये क्या है, ये एक्सपोजिटरी है, क्योंकि जब ऑल आ जाएगा ना तो ऑल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये बात कंफर्म है कि सारे रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। आप इसको इंडस्ट्री में देख लें, आप इसको ह्यूमन सोसाइटी में देख लें, देयर आर सो मेनी रीजंस, लेकिन बहरहाल ये एक्सपोजिटरी है, इस पे आर्गुमेंटेशन नहीं हो सकती। मानना पड़ेगा कि सारे प्रोजेक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज होती है, ऐसी चीज जिसके ऊपर कॉस्ट कम आए लेकिन फायदा ज्यादा निकले, प्रॉफिट ज्यादा हो। अब वो प्रॉफिट मॉनेटरी सेंस में भी हो सकता है, किसी और सेंस में भी हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी एक्सपोजिटरी है। इससे भी मेनली डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री ने करनी है तो पहले उस कंट्री को इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि वो उनके उस इंटरनेशनल ट्रेड के सही बेनिफिट्स ले सके। तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम है। आप सी पैक के रेफरेंस में देख सकते हैं कि सी पैक का रेफरेंस जितना पाकिस्तान ले सकता था ना अभी तक ले रहा है, और फ्यूचर में भी अगर इसी तरह से हमारे हालात चलते रहे तो शायद हम बेनिफिट ना ले पाए, बल्कि उल्टा आज से 10 साल बाद नुकसान होने का खतरा है सी पैक की वजह से। अच्छा जी,
अब इसमें आ जाते हैं एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और प्रोवर्बियल में एक और टॉपिक, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड्स। आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, मतलब हेल्दी ईटिंग के लिए, मतलब लोगों को अच्छी खुराक देने के लिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाए सॉफ्ट ड्रिंक पे और जंक फूड पे। एक तो ये है कि जी गवर्नमेंट ही इतने टैक्सेस ज्यादा कर दे कि लोग खरीद ही ना पाए। मतलब जंक फूड जो है, ये बर्गर है, बर्गर, शवारमा, पिज्जा और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह की चीजें, इनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए जाएं कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएं, तो लोग खरीद ही ना पाए। तो ऑटोमेटिकली फिर लोग हेल्दी ईटिंग की तरफ आएंगे। एक तो ये है। लेकिन दूसरा, इसके बारे में ऑपोजिट आइडिया हो सकता है कि क्यों भाई, आप लोगों को वैसे ही एजुकेट करें, किसी और तरीके से एजुकेट कर लें। मतलब तो हेल्दी ईटिंग एनकरेज करना है ना, तो इसलिए ये आर्गुमेंटेटिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। ओवरस्टेप्ड, अब ये जो ओवरस्टेप्ड है ना बात, ये आर्गुमेंटेटिव की तरफ इसको लेके जाता है कि पहले तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाउंड्रीज क्या है। और वो बाउंड्रीज मेरी नज़र में कुछ और हो सकती हैं, दूसरे की नज़र में थोड़ी सी वाइडर बाउंड्रीज हो सकती हैं, किसी तीसरे की नज़र में मेरे से भी थोड़ी नैरो बाउंड्रीज हो सकती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले बाउंड्री डिफाइन करेगा ऐसे राइटर, फिर उसके बाद बताएगा कि इससे ऊपर जा चुका है, ठीक है, इससे बाहर जा चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्पेक्ट्रम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो इससे बाहर जा चुका है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए ये आर्गुमेंटेटिव है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे फिलहाल कोई और एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन बहरहाल आगे आने वाले लेक्चर्स में 3 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जिसमें एक्सपोजिटरी के ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा और उसका आउटलाइन बनाना आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद फर्दर जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है इसका, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके और उसका आउटलाइन बनाना सीखेंगे, और इसी तरह से प्रोवर्बियल के ऊपर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।